हेलो फ्रेंड्स, आज का सेशन है बीपीएससी तैयारी फॉर ज्योग्राफी सेट नंबर 21। ये सिर्फ एक और सेट नहीं है, ये आपके सिलेक्शन जर्नी का एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी है। यहाँ हर सवाल आपको एग्ज़ाम के एकदम करीब ले जाएगा, लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ेगा कि आप वीडियो को सिर्फ देखते हैं या फिर समझते भी हैं। याद रखिए, बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम में वही सफल होता है जो हर कॉन्सेप्ट को गहराई से पकड़ता है। छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे फैक्ट्स और क्लियर अंडरस्टैंडिंग ही फाइनल रिजल्ट तय करते हैं। तो आज का लक्ष्य सिंपल है, हर सवाल को समझना, हर ऑप्शन को एनालाइज करना और खुद को एग्जाम लेवल तक पुश करना। ध्यान से पढ़िए, सोचिए और अपने दिमाग को चैलेंज दीजिए, क्योंकि सिलेक्शन लक्ष्य से नहीं, कंसिस्टेंट एफर्ट और सही अप्रोच से मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सेट नंबर 21। चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है, नवीकरणीय संसाधन जल्दी समाप्त हो जाते हैं, नवीकरणीय संसाधन पुनः बनाए जा सकते हैं, अनवीकरणीय संसाधन बार बार बनते हैं, एक से अधिक कथन सही है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। हर सवाल के बाद 3 से 4 सेकंड का समय देंगे, सोचिएगा, समझिएगा और सही विकल्प का चयन कीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। यहाँ पे पहला विकल्प के बारे में दे रखा है, नवीकरणीय संसाधन जल्दी समाप्त हो जाते हैं, ये कथन गलत है। ठीक है, क्योंकि अब देखेंगे तो नवीकरणीय संसाधन बार बार बनते रहते हैं और इन्हें सही तरीके से उपयोग करने पर ये जल्दी समाप्त नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये कथन गलत है। बी विकल्प को देखिए, नवीकरणीय संसाधन पुनः बनाए जा सकते हैं, ये कथन सही है। ठीक है, नवीकरणीय संसाधनों की मुख्य विशेषता ही यह है कि वे प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उत्पन्न होते रहते हैं, ये कथन सही है। सी विकल्प देखें तो ये कथन भी गलत होगा, क्योंकि अनवीकरणीय संसाधनों का निर्माण लाखों वर्षों में होता है और ये बार बार नहीं बनते हैं। ठीक है, तो ये कथन भी गलत है। पूछा है कौन सा कथन सत्य है, तो सही आंसर होगा बी विकल्प। ठीक है, याद रखिएगा, नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से बार बार पुनः उत्पन्न होते रहते हैं, रीजनरेट होते रहते हैं। ये संसाधन प्रकृति के द्वारा लगातार बनते रहते हैं और यदि इनका उपयोग संतुलित तरीके से किया जाए तो ये लंबे समय तक समाप्त नहीं होते, जैसे जल, पवन, सूर्य ऊर्जा, वन। ठीक है, वहीं बात करें अनवीकरणीय संसाधन के बारे में, तो ये वे संसाधन होते हैं जिनका निर्माण प्राकृतिक रूप से बहुत लंबे समय, कह सकते हैं लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। ये संसाधन सीमित मात्रा में पाए जाते हैं और एक बार उपयोग हो जाने पर पुनः नहीं बन पाते, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ध्यान दीजिएगा, सवाल पूछा है असत्य है। ठीक है, पहला देखिए क्या दे रखा है विकल्प में, संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न करता है, संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है, संसाधनों का उपयोग समाज और संस्कृति को प्रभावित नहीं करता, एक से अधिक कथन असत्य है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं। पहला विकल्प दे रखा है, संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न करता है, ये कथन बिल्कुल सही है। अधिक उपयोग से प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है ना। बी विकल्प को देखिए, संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है, ये भी कथन सही है। भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों को बचाना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। सी विकल्प को देखिए, संसाधनों का उपयोग समाज और संस्कृति को प्रभावित नहीं करता, लिखा है नहीं करता, बिल्कुल करता है। ठीक है ना। भविष्य के अब देखेंगे, संसाधनों का उपयोग समाज और संस्कृति दोनों को प्रभावित करता है, जैसे औद्योगिकीकरण, जीवन शैली बदल जाती है, संसाधनों की कमी, सामाजिक संघर्ष देखने को मिलता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे देखेंगे तो गलत दिख रहा है, असत्य दिख रहा है। पूछा है कौन सा कथन असत्य है, तो सी यहाँ पे देखेंगे स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, असत्य है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ध्यान दीजिएगा, पूछा है कौन सा कथन असत्य है। पहला है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध खनिज संरक्षण से है, चिपको आंदोलन का संबंध वन संरक्षण से है, चिपको आंदोलन जल संरक्षण से जुड़ा हुआ है, एक से अधिक कथन सत्य है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बात करते हैं यहाँ पे पहला विकल्प के बारे में दे रखा है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध खनिज संरक्षण से है, यह कथन गलत है। यह आंदोलन खनिज नहीं बल्कि जल और बांध से संबंधित है। ठीक है। चिपको आंदोलन का संबंध वन संरक्षण से है, तो यह कथन बिल्कुल सही है। यह आंदोलन पेड़ों को बचाने और वन संरक्षण के लिए किया गया था। ठीक है ना। सी विकल्प को देखिए, चिपको आंदोलन जल संरक्षण से जुड़ा हुआ है, तो यह कथन गलत है ना। ये जल से नहीं बल्कि वन संरक्षण से जुड़ा हुआ है।
ठीक है, तो सी विकल्प यहाँ पे गलत है। पूछा था कौन सा सत्य कथन है, तो यहाँ पे देखेंगे तो बी विकल्प सत्य हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में। ठीक है, यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक और पर्यावरण आंदोलन है जिसकी शुरुआत 1985 के आसपास आप देखेंगे तो मेधा पाटेकर के नेतृत्व में किया गया था। इसका उद्देश्य था नर्मदा नदी पर बनने वाले बड़े बांधों का विरोध करना, बांधों के कारण होने वाले विस्थापन की समस्या को उजागर करना, जल संसाधनों और पर्यावरण की रक्षा करना। ठीक है, और ये आंदोलन मुख्य रूप से आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में चला था। ठीक है, अब थोड़ा सा समझिए चिपको आंदोलन के बारे में। चिपको आंदोलन एक प्रसिद्ध वन संरक्षण आंदोलन है, ठीक है ना, जिसकी शुरुआत आप देखेंगे तो 1973 में उत्तराखंड में हुआ था। उस समय उत्तर प्रदेश हुआ करता था, बाद में तो उत्तराखंड अलग हो गया था उत्तर प्रदेश से, तो अभी कह सकते हैं उत्तराखंड में ये हुआ था। इस आंदोलन में लोग पेड़ों को बचाने के लिए उनसे क्या करते थे, चिपक जाते थे। किससे? पेड़ से। इसलिए देखेंगे तो इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा था। अच्छा, इनके प्रमुख नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। उद्देश्य इनका था पेड़ों की कटाई को रोकना और वन और पर्यावरण की रक्षा करना। तो ये दोनों आंदोलन के बारे में अच्छे से जानकारी रखिए, कहीं से सवाल पूछा जा सकता है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान दीजिएगा, असत्य जहाँ भी लिखे तो वहाँ पे थोड़ा सा चौकन्ना हो जाना है। ठीक है, यहाँ पे गलती कर लीजिए, एग्जाम में बिल्कुल गलती नहीं करना है। ठीक, चलिए पहला दे रखा है क्लब ऑफ रोम ने संसाधन संरक्षण की वकालत की। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। एक से अधिक कथन सत्य है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं पहला विकल्प, क्लब ऑफ रोम ने संसाधन संरक्षण की वकालत की। ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, इस संगठन ने संसाधनों के सीमित होने पर जोर दिया था। बी विकल्प देखिए, 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, बिल्कुल सही है, और ये पहला विश्व पर्यावरण सम्मेलन भी था, ये भी ध्यान रखिएगा। सी विकल्प को देखिए, ये तो सभी को पता होगा कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये कथन बिल्कुल सही है। पूछा था कौन सा असत्य है, तो ये विकल्प हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी असत्य कथन नहीं है। ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लें क्लब ऑफ रोम के बारे में, थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए यहाँ पे। तो क्लब ऑफ रोम एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1968 में की गई थी। कब की गई थी? 1968 में। इसका मुख्य उद्देश्य था दुनिया को यह बताना कि प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं और उनका अंधाधुंध उपयोग भविष्य के लिए खतरा बन सकता है। इसने लिमिट्स टू ग्रोथ जैसी अवधारणाओं के माध्यम से संसाधन संरक्षण पर जोर दिया था। ठीक है, क्लियर हुआ। अब आगे देखिए, थोड़ा सा स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में समझ लेते हैं। ये पहला वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन था जो 1972 में स्टॉकहोम, जो कि स्वीडन में है, वहाँ पे आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन ने दुनिया को पहली बार पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया। इसी के बाद आप देखेंगे तो UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों के बारे में याद रखिएगा। लेते हैं अगला सवाल। चलिए अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है सतत विकास भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखता है। संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। सतत विकास केवल वर्तमान जरूरतों पर आधारित है। एक से अधिक कथन सही है, सत्य है, या फिर उपयुक्त में से कोई भी कथन असत्य नहीं है। तो चलिए बात करते हैं पहला विकल्प के बारे में। क्या दे रखा है? सतत विकास भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखता है। यह कथन बिल्कुल सही है। सतत विकास भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखता है, यह कथन सही है। संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। अगर संसाधन का अंधाधुंध उपयोग करेंगे तो पर्यावरण का नुकसान तो पहुंचेगा ना, तो यह भी कथन सही है। आगे लिखा है सतत विकास केवल वर्तमान जरूरतों पर आधारित है। ये कथन बिल्कुल गलत है। सतत विकास केवल वर्तमान जरूरतों पर आधारित नहीं है, ये भविष्य की पीढ़ियों की भी बारे में बात करता है। ठीक है, तो पूछा है कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पे देखेंगे तो सी विकल्प क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा कि सतत विकास होता क्या है। ठीक है, सतत विकास वह विकास है जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को इस प्रकार पूरा किया जाता है कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, उल्टा प्रभाव ना पड़े। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि सतत विकास का विचार विशेष रूप से 1987 की जो ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो सौंपी गई थी, जो आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से रिपोर्ट आई थी, उसमें यह स्पष्ट रूप से बताई गई थी।
ठीक है। सतत विकास का विचार विशेष रूप से 1987 की ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो कि आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से आई थी उसमें स्पष्ट रूप से दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए सी विकल्प सही होगा। अब लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है रॉबर्ट्स इकोनॉमी का अर्थ क्या है। विकल्प में है संतुलित विकास, संसाधनों का संरक्षण, संसाधनों का शोषणात्मक दोहन, एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है सी विकल्प, संसाधनों का शोषणात्मक दोहन। ठीक है, याद रखिएगा रॉबर्ट्स इकोनॉमी का मतलब क्या है, लुटेरी अर्थव्यवस्था। रॉबर्ट्स इकोनॉमी वह आर्थिक व्यवस्था है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बिना किसी नियंत्रण और संतुलन के केवल अधिकतम लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों का अत्यधिक और अंधाधुंध दोहन किया जाता है। ठीक है, भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान नहीं रखा जाता है, पर्यावरण संरक्षण की उपेक्षा की जाती है। परिणाम स्वरूप होता क्या है, संसाधनों की कमी हो जाती है, पर्यावरण प्रदूषित हो जाती है, पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ जाता है। यह अवधारणा सतत विकास के बिल्कुल विपरीत देखने को मिलती है, क्योंकि सतत विकास संतुलन और संरक्षण पर आधारित होता है। ठीक है, तो रॉबर्ट्स इकोनॉमी का अर्थ होता क्या है, संसाधनों का शोषणात्मक दोहन करना। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है क्लब ऑफ रोम ने संसाधन संरक्षण की वकालत कब की थी। क्लब ऑफ रोम ने संसाधन संरक्षण की वकालत कब की थी। विकल्प में है 1972, 1968, 1987, एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सोचिए, समझिए, याद कीजिए। चलिए सही उत्तर है 1968। ठीक है, क्लब ऑफ रोम एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संगठन है जिसकी स्थापना 1968 में की गई थी। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य दुनिया को यह चेतावनी देना था कि पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। यदि इनका अंधाधुंध उपयोग किया गया तो भविष्य में गंभीर संकट उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, चलिए 1972 में क्या हुआ था ये देखेंगे तो 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था। ठीक है, जबकि 1987 में आप देखेंगे तो यहाँ पे ब्रंटलैंड रिपोर्ट सौंपी गई थी। ठीक है, आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से। ठीक है ना, तो ये भी डेटा ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल है प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन कब आयोजित हुआ था। प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, जो कि स्टॉकहोम में हुआ था। ठीक है, जो कि स्वीडन में स्थित है। विकल्प में है 1968, 1972, 1987, एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इस सवाल का जवाब भी पहले ही बता चुके हैं। अगर अच्छे से वीडियो अगर समझ करके देख रहे होंगे तो आंसर आप लोग को मिल गया होगा। अगर टाइम पास कर रहे होंगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, चलिए सही उत्तर है इसका 1972। विकल्प नंबर बी सही होगा। ठीक है, पहला विश्व पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम में आयोजित हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करें तो ये विश्व का पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन था जो 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता को बढ़ाना, देशों को यह समझाना कि पर्यावरणीय समस्याएं केवल एक देश की नहीं बल्कि पूरे विश्व की समस्या है। ठीक है, और इसी सम्मेलन के परिणाम स्वरूप आप देखेंगे तो UNEP का भी यहाँ पे गठन किया गया था, UNEP का। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि UNEP का स्थापना किस सम्मेलन के दौरान किया गया था। तो प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन जो कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है, जो कि 1972 में हुआ था, इसी समय इसी के परिणाम स्वरूप UNEP का स्थापना की गई थी। हाँ, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि UNEP का फुल फॉर्म होता क्या है तो बताइएगा यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। क्या बताइएगा, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई। बताइए आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई। विकल्प में देखिए क्या दे रखा है, 1972, 1987, 1992, एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है 1987। आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट है जिसे ब्रंटलैंड कमीशन के द्वारा तैयार किया गया था और इसे 1987 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करना, यह बताना कि आर्थिक विकास करते समय पर्यावरण की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
यहाँ पे बाकी विकल्प को भी देख लेते हैं। 1972 क्या था, याद आ रहा है, ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था 1972 में, ठीक है। जबकि 1992 याद होगा, ये वर्ष है रियो अर्थ समिट का, 1992 याद आ रहा है। चलिए याद कर लीजिएगा, रियो अर्थ समिट हुआ था 1992 में। अगला सवाल है 1992 का पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। 1992 का पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, इसका आंसर अभी बता चुके हैं। बताना है न्यूयॉर्क, जिनेवा या फिर रियो डी जेनेरो या एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, रियो डी जेनेरो, ठीक है। 1992 का पृथ्वी सम्मेलन एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन था जिसे रियो डी जेनेरो में रियो डी जेनेरो जो कि ब्राज़ील में है वहाँ पे आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच संतुलन स्थापित करना, सतत विकास को बढ़ावा देना, ठीक है। और इसी सम्मेलन में आप देखेंगे तो एजेंडा 21 लागू किया गया था, याद है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की नहीं है। बताना है कि कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की नहीं है। विकल्प में है गोदावरी, कृष्णा, महानदी, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताना है कि कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की नदी नहीं है। गोदावरी, कृष्णा, महानदी, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए देखते हैं, पहला विकल्प में क्या दे रखा है, गोदावरी। गोदावरी ये प्रायद्वीपीय नदी है ना, दक्कन पठार से निकलती है ये, तो ये तो प्रायद्वीपीय भारत की नदी है, सही है। कृष्णा देखेंगे तो ये भी प्रायद्वीपीय नदी है, ये भी सही है। और महानदी, अब महानदी देखेंगे तो ये प्रायद्वीपीय नदी, ये महानदी की बात हो रहा है तो ये भी तो प्रायद्वीपीय नदी ही होगा, ठीक है। तो तीनों विकल्प यहाँ पे सही दिख रहा है। पूछा था कौन सा प्रायद्वीपीय भारत की नदी नहीं है, तो डी विकल्प सही हो जाएगा। प्रायद्वीपीय नदी मतलब जो कि हिमालय से नहीं निकलती है, ठीक है, जो हमारे हिमालय से नहीं निकलती हैं। बाकी जो नदियाँ हैं आप देखेंगे तो वो सभी प्रायद्वीपीय नदी कह सकते हैं उसे आप। तो गोदावरी, कृष्णा, महानदी ये तीनों क्या है, प्रायद्वीपीय भारतीय नदी है। तो सही आंसर हो जाएगा ई विकल्प, ठीक है। चलिए आगे देखें। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा पठार है। बताना है कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। विकल्प में है मालवा पठार, छोटा नागपुर पठार, दक्कन का पठार, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है दक्कन का पठार, ठीक है। यह भारत का सबसे बड़ा पठार है और यह दक्षिण भारत में फैला हुआ है, ठीक है ना। विकल्प नंबर आप देखेंगे तो सी सही होगा, ठीक है। वहीं बात करें मालवा पठार के बारे में तो ये छोटा पठार है, मध्य भारत में स्थित है ये, है ना। छोटा नागपुर पठार के बारे में बात करें तो ये खनिजों से समृद्ध क्षेत्र है ना, लेकिन ये दक्कन में नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे सी विकल्प आप सही कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पठार का क्या मतलब होता है। पठार वह स्थलाकृति होती है ना जो चारों ओर से अपेक्षाकृत ऊंची और ऊपर से समतल होता है, फ्लैट होता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से, जैसे होता है ना पहाड़ ऐसा होता है, लेकिन ये बात हो रहा है पठार का। तो पठार ऊपर देखेंगे समतल रहेगा, उठा हुआ रहेगा दोनों तरफ से, और यहाँ पे समतल रहेगा ऊपर में, ठीक है। तो पठार क्या है, वह स्थलाकृति होती है जो चारों ओर से अपेक्षाकृत ऊंची और ऊपर से समतल होती है, फ्लैट होती हैं। भारत में कई प्रकार के पठार पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण देखेंगे तो दक्कन का पठार भारत का ये सबसे बड़ा पठार है। ये दक्षिण भारत में स्थित है, ये त्रिभुजा आकार में फैला हुआ है, ठीक है। पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्व में पूर्वी घाट से ये घिरा हुआ है, कौन, दक्कन पठार, ठीक है। और छोटा नागपुर पठार तो अब देखेंगे तो झारखंड क्षेत्र में ज़्यादातर देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा कथन सही है। बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला है अक्षांश समय को प्रभावित करता है, देशांतर जलवायु को प्रभावित करता है, देशांतर समय को प्रभावित करता है, एक से अधिक कथन सही है या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं पहला कथन क्या दे रखा है, अक्षांश समय को प्रभावित करता है। ये कथन गलत है। अक्षांश जलवायु को प्रभावित करता है, समय को नहीं, ठीक है ना। अक्षांश जो होता है ना वो क्या करता है, जलवायु को प्रभावित करता है, समय को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। समय को प्रभावित कौन करता है, देशांतर करता है। बी विकल्प में है देशांतर जलवायु को प्रभावित करता है, ये कथन भी गलत है, ठीक है। देशांतर क्या करता है, समय को प्रभावित करता है, जलवायु को नहीं, ठीक है।
सी विकल्प में देशांतर समय को प्रभावित करता है, तो ये कथन सही है। पूछा था कौन सा कथन सही है, तो सी विकल्प यहाँ पे सही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अक्षांश के बारे में याद रखिएगा कि ये पूरब पश्चिम दिशाओं में खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ये भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई होती हैं। इसका मुख्य प्रभाव जलवायु पर पड़ता है, क्योंकि सूर्य की किरणें अलग अलग अक्षांशों पर अलग अलग कोण पर पड़ती हैं। ठीक है, वहीं देशांतर के बारे में याद रखिएगा, ये उत्तर दक्षिण दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ये ध्रुवों को जोड़ती हैं। इनका मुख्य उपयोग समय को निर्धारित करने में किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बताना है कि अब की बार कि कौन सा कथन सत्य है। पहला है, भारत में सभी प्रकार की मिट्टी हर जगह पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। काली मिट्टी केवल पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। एक से अधिक कथन सही है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं पहला विकल्प में क्या है। भारत में सभी प्रकार की मिट्टी हर जगह पाई जाती है, यह कथन गलत है। यह कहना गलत है कि भारत में सभी प्रकार की मिट्टी सभी जगह मिलती है ना। हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, बी विकल्प में कि जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मानी जाती है, ये कथन सही है। ये सबसे फर्टाइल मिट्टी मानी जाती है, बिल्कुल सही है। सी विकल्प में काली मिट्टी केवल पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, ये कहना गलत होगा। ये दक्कन पठार में ज़्यादातर पाई जाती है, पहाड़ों में नहीं। पहाड़ों में के आसपास आप देखेंगे तो पर्वतीय मिट्टी देखने को मिलती है। तो ये कथन यहाँ पे भी गलत हो जाएगा। सिर्फ पूछा है कौन सा कथन सही है, तो बी विकल्प सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये भी याद रखिएगा, काली मिट्टी जो होती है ना, ये कपास के लिए प्रसिद्ध होती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी के बारे में याद रखिएगा कि ये नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। ये सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, फर्टाइल मिट्टी मानी जाती है। और गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में ये पाई जाती हैं ज़्यादातर। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। बताना है आपकी बार कि कौन सा कथन असत्य है। पहला है, मानसून भारत की कृषि को प्रभावित करता है। भारत में वर्षा पूरे वर्ष समान रहती है। दक्षिण पश्चिम मानसून मुख्य वर्षा देता है। एक से अधिक कथन सही है या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए देखते हैं पहला विकल्प, मानसून भारत की कृषि को प्रभावित करता है, ये कथन बिल्कुल सही है। कृषि मानसून पर निर्भर है ना, ये कथन सही है। सेकंड विकल्प में है कि भारत में वर्षा पूरे वर्ष समान रहती है, ये कथन बिल्कुल कहना क्या होगा, गलत होगा, है ना। वर्षा समान होती है, मानसून आधारित होती है। सी विकल्प में देखिए दे रखा है, दक्षिण पश्चिम मानसून मुख्य वर्षा देता है, ये कथन बिल्कुल सही है। हमारे भारत में हम देखेंगे तो मानसून का मुख्य जो वर्षा का मुख्य जो मतलब है वो क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून ही है। ठीक है ना, तो सी विकल्प यहाँ पे सही होगा। ठीक है, पूछा है कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पे देखेंगे तो बी विकल्प असत्य हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, मानसून ऐसी मौसमी पवनें होती हैं जो वर्ष के अलग अलग समय पर अपनी दिशा बदलती हैं और भारत में वर्षा लाती हैं। भारत की कृषि मुख्यतः मानसून पर निर्भर करती है, क्योंकि अधिकांश वर्षा मानसून से होती है। सिंचाई की कमी वाले क्षेत्रों में खेती पूरी तरह से मानसून पर आधारित तो होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अच्छा, ये मानसून भारत में देखेंगे ना तो जून से लेकर के जून जुलाई अगस्त सितंबर, हाँ जून से लेकर सितंबर तक पूरा ये सक्रिय रहता है, एक्टिव रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, पहला है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं केवल बिजली उत्पादन के लिए होती है। बांधों का उपयोग सिंचाई के लिए होता है ना, बांधों का उपयोग सिंचाई के लिए भी होता है। बांध केवल बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं, एक से अधिक कथन सही है या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन टाइम का लग रहा है ना, कन्फ्यूजन होगा यहाँ पे, फिर भी डिस्कस करते हैं। पहले देखिए क्या दे रखा है कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं केवल बिजली उत्पादन करती हैं, ये कथन गलत होगा, क्योंकि बोल रहा है केवल बिजली उत्पादन करती हैं, ये तो कथन गलत है। बांधों का उपयोग सिंचाई के लिए होता है, हाँ ये कथन कह सकते हैं कि सही है, क्योंकि बांधों का उपयोग सिंचाई के लिए भी होता है, क्योंकि बहुउद्देशीय कई उद्देश्यों के लिए बनाई गई होती हैं ये। ठीक है, तो बांधों से पानी रोककर खेतों तक पहुँचाया जाता है, इस तरीके से चीज़ें अब सिंचाई की जाती हैं, तो ये मान सकते हैं कि सही है। बांध केवल बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं, तो केवल बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाया जाता है ऐसा नहीं है, नाम से पता चल रहा है ना, बहुउद्देशीय कई उद्देश्यों के लिए बनाया जाना, तो ये भी कथन गलत है। पूछा कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पे आप बी विकल्प को सही मानेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुउद्देशीय परियोजनाएं ऐसी परियोजनाएं होती हैं जिनमें एक ही संसाधन
जैसे कि नदी या जल का उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इसमें मुख्यतः सिंचाई, बिजली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति और नौवहन वगैरह के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला सवाल है, जनगणना की दृष्टि से बिहार किस स्थान पर है? विकल्प में है दूसरा, तीसरा, पहला, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बताना है जनगणना की दृष्टि से बिहार किस स्थान पर है, लेकिन ये सवाल अधूरा कह सकते हैं आप। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये जनसंख्या की दृष्टि से है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से बताना है। ये क्वेश्चन थोड़ा अधूरा रह गया। जनसंख्या की दृष्टि से, जनगणना की दृष्टि से, तो यहाँ पे होना चाहिए था जनसंख्या की दृष्टि से ना, ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग गलत है। ये जनगणना के जगह पर होना चाहिए था जनसंख्या की दृष्टि से बिहार किस स्थान पर है? दूसरा, तीसरा, पहला या एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा इसका तीसरा। ठीक है, विकल्प नंबर बी यहाँ पे सही होगा। याद रखिएगा, पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है ना, यह भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पर बिहार है अपना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, बिहार का दूसरा सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? बताना है बिहार का दूसरा सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? विकल्प में है शिवहर, अरवल, शेखपुरा, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सवाल सिंपल से समझिएगा कि बिहार का दूसरा सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सही आंसर है इसका विकल्प नंबर बी, अरवल। ठीक है, बिहार का दूसरा सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? अरवल है। पहले नंबर पर कौन सा है? शिवहर है, दूसरे नंबर पर अरवल है और तीसरे नंबर पर शेखपुरा है। ठीक है, अर्थात हम कह लेते हैं, यहाँ पे क्लियर कर देते हैं कि बिहार जो है ना, बिहार का जो शिवहर जिला है ना, ये सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है, जबकि बिहार का दूसरा सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला अरवल है, जबकि बिहार का तीसरा सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला शेखपुरा है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगला सवाल है, कोसी बहुउद्देशीय परियोजना की स्थापना कब की गई थी? बताना है कोसी बहुउद्देशीय परियोजना की स्थापना कब की गई थी? 1953, 1954, 1965, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है इसका 1954। ठीक है, कोसी बहुउद्देशीय परियोजना की स्थापना 1953 होगा। ठीक है, 1953 होगा। 1953 में स्थापना की गई थी। लागू कब की गई थी? 1954 में, और 1965 में ये बन करके कंप्लीट हुआ था। ठीक है, कोसी बहुउद्देशीय परियोजना की स्थापना 1953 में की गई थी। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे तो 1954 में ये लागू की गई थी और 1965 में आप देखेंगे तो इसका ये कह सकते हैं पूरा काम हुआ था इसका पूरी तरीके से। तो ये सही उत्तर होगा इसका ए, 1953। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, बिहार के किस नदी को नमामि गंगे योजना के तहत पुनर्जीवन प्रदान किया जाएगा? बिहार के किस नदी को नमामि गंगे योजना के तहत पुनर्जीवन प्रदान किया जाएगा? विकल्प में है फल्गु नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है फल्गु नदी। ये विकल्प सही होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, नमामि गंगे योजना ये भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों को स्वच्छ और पुनर्जीवित करना है। ठीक है, इसका उद्देश्य इस योजना के अंतर्गत याद रखिएगा कि नदी की सफाई करना है, प्रदूषण नियंत्रण करना है, जलवायु गुणवत्ता को सुधार करना है और जैविक विविधता को संरक्षण करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा फाल्गु नदी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये था आज का 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। कितना सही हुआ आप लोग का बताइएगा ज़रूर, और वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके ही जाइएगा अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।